Good morning, students. In last video, we will study about the two types of numerical. Today, we will discuss the third and fourth type of numerical because in universal law of gravitation or Newton's law of gravitation, there are basically four types of numericals. Two types of numericals we will discuss in first video. Today, we will discuss other two types. These two numericals are based on the type number third and that is the fourth type. So first of all we take the third type numericals. First numerical is two bodies A and B having mass m and m 2m. मैंने मान लिया ये एक बॉडी मान ली। अगर हम इसका सॉल्यूशन करें तो हम लोग क्या करेंगे, हमने दो बॉडीज मान ली, एक बॉडी बेटा ये मान ली मैंने और एक बॉडी ये मान ली। इसका जो मास है एक को बॉडी को A नाम दे दिया और एक बॉडी को B नाम दे दिया। अगर मैं इस बॉडी को A नाम दे दूं और इस बॉडी को B नाम दे दूं तो मैंने कहा ये एक बॉडी A रख दिया और ये एक बॉडी मैंने B रख दी। ठीक है, इन दोनों के बीच का अगर हम लोग मास की बात करें तो बेटा इसका जो मास है वो कितना है, m है। इसका मास क्या है, m है और इसका मास जो है बेटा कितना है, 2m है। ठीक है, दिया हुआ है ये m और 2m दोनों बॉडीज के मास के बारे में डाटा आपको प्रोवाइड किया गया है। They are kept at a distance d. दोनों का ये एक सेंटर पॉइंट है, ये इसका सेंटर पॉइंट है, ये इसका सेंटर पॉइंट है। तो दोनों के सेंटर पॉइंट से बात की जाए तो यहाँ से और पूरी जो डिस्टेंस है तो हम लोग इसको क्या मान लेते हैं, d दी हुई है, गिवन है, ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट में आपको दिया है। Where should a small particle, कोई स्मॉल पार्टिकल है, कोई स्मॉल पार्टिकल को कहाँ रखा जाए, Where should a small particle should be placed so that net gravitational force on it, उस पार्टिकल के कारण जो A और B के ऊपर लगने वाला जो फोर्स है वो कितना हो जाए बेटा, जीरो हो जाए। तो मींस कहीं ना कहीं वो आप लोगों के पास पार्टिकल है। मैंने क्या किया, सबसे पहले लेट द मास ऑफ द पार्टिकल मैंने मान लिया। पहले हम लोग मान लेते हैं, डाटा में क्लियर है कि आप लोगों के पास जो लाइन है जो A और B के बीच में, ये इन दोनों के ऊपर देखो जो आपके पास बताया मैंने, लेट दी पार्टिकल, उस पार्टिकल का जो मास मान लिया हमने, क्या मान लिया, m डैश मान लिया। वो जो इनको बीच में रखा हुआ है, लेट द पार्टिकल ऑफ मास m डैश बी प्लेस बिटवीन a एंड b। हमने क्या मान लिया, एक ऐसा पार्टिकल मान लिया जो इन दोनों के कहीं बीच में रखा है। वो पार्टिकल मान लो हम लोग अगर बताएं ये पार्टिकल वो पार्टिकल है जिसका मास मैंने क्या मान लिया, m डैश मान लिया। ठीक है, वो इन दोनों के ऊपर लगने वाले ग्रेविटेशनल फोर्स को, वो इस पे लगने वाले फोर्स को और इस पे लगने वाले फोर्स को, दोनों के फोर्स को क्या बना रहा है, जीरो बना रहा है। मान लिया जाए इस साइड लगने वाला, ए पे लगने वाला उस पार्टिकल का फोर्स F1 मान लिया जाए और बी पे लगने वाला उस पार्टिकल का फोर्स F2 मान लिया जाए। अब चाहे ए से उसकी डिस्टेंस मान लो या बी से ए के बीच की डिस्टेंस मान लो, दोनों में से एक डिस्टेंस उसकी हम लोग मान लेते हैं। लेट मैं मान लेता हूं ये जो पार्टिकल है, ये जो पार्टिकल है ए से, जो न्यू पार्टिकल जिसने फोर्स को जीरो किया है, मैंने मान लिया ए से जो है वो कितनी डिस्टेंस पे है, उस डिस्टेंस को मैंने x मान लिया। क्या मान लिया बेटा, x मान लिया। तो बची डिस्टेंस टोटल पूरी d थी, d में से अगर बेटा x चली गई तो कितनी लेफ्ट रहेगी, d माइनस x। तो रिमेनिंग जो m और m डैश के बीच में, 2m के बीच में जो डिस्टेंस बच गई वो कितनी बच गई, d माइनस x बच गई। तो हम सबसे पहले क्या यूज करते हैं, हम ग्रेविटेशनल फोर्स को यूज करते हैं। द फोर्स ऑन m डैश, फोर्स कितना लगा, m डैश के ऊपर a के कारण कितना फोर्स लगा और b के ऊपर कितना फोर्स लगा, हम सबसे पहले वो फोर्स निकालते हैं। द फोर्स ऑफ, किसका हम लोग फोर्स किसका निकालते हैं, ऑफ m डैश ऑन बॉडी ए पे निकालते हैं। तो उस फोर्स को कितना माना, ग्रेविटेशन का यूज करेंगे तो हमने फोर्स को F1 की वैल्यू मानी हुई है। F1 इज इक्वल टू G m1 की जगह मास बॉडी पार्टिकल कितना है m, दूसरे m2 की जगह पार्टिकल का मास कितना है m डैश, अपॉन उनके बीच की डिस्टेंस कितनी है x, तो x का स्क्वायर। इस इक्वेशन को हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट का नाम दे देते हैं।
जो बीच में जो पार्टिकल रखा है उस एमडेस का हमने फोर्स निकाल लिया ए के ऊपर, और इसी तरीके से हम बी के ऊपर भी जो फोर्स होगा, ये किसकी तरफ फोर्स जो लग रहा है F1 किसकी तरफ लग रहा है, टुवर्ड्स ए पार्टिकल की तरफ ये फोर्स हम लोगों के पास लग रहा है। अब ऐसे ही हम लोग दूसरे पार्टिकल का भी आप लोगों के पास मास निकालते हैं, दूसरी तरफ मास निकालते हैं, तो फोर्स निकालते हैं। द फोर्स ऑफ एमडेस, द फोर्स ऑफ एमडेस ऑन बॉडी बी बॉडी पे निकालते हैं, तो उस केस में फोर्स कितना आ गया, F2 कितना आ गया, G M1 की जगह कितना है, M डैश है, M2 की जगह कितना है, दूसरे वाला पार्टिकल है 2m है, अपॉन बेटा R, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, d माइनस x का स्क्वायर। इसको इक्वेशन नंबर किसका नाम दे देते हैं हम लोग, इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देते हैं। क्लियर। ये किसकी तरफ लग रहा है हमारे पास, अगर देखा जाए टुवर्ड्स b की तरफ लग रहा है। इज दैट क्लियर, समझ में आ गया। देखो ये सबसे पहले इस डायग्राम से समझना पड़ेगा आपको बहुत अच्छे तरीके से। जो क्वेश्चन ने दिया हुआ है कि टू बॉडीज A एंड B हैविंग मास m एंड 2m रिस्पेक्टिवली, तो एक बॉडी A मानी जिसका मास हमने m मान लिया, दूसरी बॉडी B मानी जिसका मास हमने 2m मान लिया। आर केप्ट एट डिस्टेंस d, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो d है, जिसको हमने d से रिप्रेजेंट किया है, दोनों के सेंटर से डिस्टेंस होती है। अब क्या कर रहे हैं, वेयर शुड बी ए पार्टिकल, स्मॉल पार्टिकल है, कोई तीसरा ऐसा पार्टिकल है जो इस तरीके से रखा जा रहा है कि नेट ग्रेविटेशनल फोर्स को वो उस पार्टिकल के कारण A एंड B के ऊपर जो फोर्स हो गया वो जीरो हो गया। अब दोनों पे जीरो हो रहा है, इसका मतलब वो पार्टिकल कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच में एग्जिस्ट कर रहा है और स्मॉल पार्टिकल है। उस स्मॉल पार्टिकल को बेटा मैंने m डैश का नाम दे दिया है। जो ये पार्टिकल मैंने तीसरा वाला पार्टिकल जो इनके बीच में रखा है, इसके मास को मैंने m डैश मान लिया। इस m डैश ने क्या किया, इस पे लगने वाले फोर्स को जीरो कर दिया और इस पे लगने वाले फोर्स को जीरो कर दिया। इनके बीच में ऐसे रखा हुआ है, ना इस पार्टिकल को इधर जाने दे रहा है ना इधर जाने दे रहा है, बीच में इस तरीके से रखा है कि इन दोनों पे अपनी बराबर पकड़ बनाए हुए है, दोनों पे लगाने वाला फोर्स जो है वो इक्वल है। तो उस केस के अंदर हमने क्या निकाला, इन दो पार्टिकल अब अलग अलग, ये एक अलग दो पार्टिकल बन गए, ये अलग दो पार्टिकल बन गए। तो पहले इन दोनों के बीच में मैंने इस m डैश पार्टिकल के कारण जो फोर्स निकाला बॉडी A के ऊपर, ग्रेविटेशनल फोर्स का यूज किया। F इज इक्वल टू हमने क्या पढ़ा है, G m1 m2 अपॉन r का स्क्वायर, ये फॉर्मूला हमने पढ़ा है। इसी तरीके हमने क्या पढ़ा हुआ है, दूसरा फॉर्मूला भी निकाल लेते हैं हम लोग। दूसरा फॉर्मूला F2 फोर्स निकाल लिया। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फोर्स, नेट फोर्स क्या है, जीरो है, नेट फोर्स विल बी जीरो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। नेट फोर्स इज जीरो। इस जीरो का मतलब क्या हो गया कि बेटा F1 किसके इक्वल आ गया, F2 के इक्वल आ गया। नेट फोर्स जीरो होने का मतलब बॉडी F1 जितना फोर्स है उतना ही F2 फोर्स है। नेट फोर्स का मतलब जीरो आने का मतलब ये आप लोगों के पास आ गया। अब हम क्या करते हैं, अब दोनों की F1 की वैल्यू इक्वेशन 1 में निकाली हुई है, F2 की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में निकाली हुई है, तो क्यों ना बेटा हम इन दोनों की वैल्यू पुट कर दे। देखो F1 की वैल्यू रखें तो हमारे पास क्या आया, G m डैश अपॉन x का स्क्वायर। F2 की वैल्यू रखे तो G m डैश 2m अपॉन d माइनस x का स्क्वायर। बेटा क्वेश्चन की डिमांड के अकॉर्डिंग मैंने F1 और F2 को बराबर रख दिया। देखो जो कॉमन है उस कॉमन को कॉमन से काट दो, दोनों में G कॉमन है, G से G कैंसिल हो गया। मैंने G से G को क्या कर दिया, जो कॉमन है उनको मैं कट कर रहा हूं, तो मैंने G से G को कट कर दिया, G से G कट कर दिया। M डैश से किसको कट कर दिया, M डैश को कट कर दिया। M से किसको कट कर दिया, M को कट दिया। तो हमारे पास जो इक्वेशन बच गई वो किस फॉर्मेट में बच गई, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास बच गया 1 बाई x का स्क्वायर इज इक्वल टू, पहली साइड में क्या बच गया 1 बाई एक्स स्क्वायर, दूसरी तरफ क्या बच गया 2 अपॉन d माइनस x का स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि भाई सब चीजें जो कैंसिल थी वो कर दी, तो हमारे पास क्या डाटा बच गया 1 बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 बाई। अब देखो हम इसका क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। क्या कर देते हैं बेटा, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पर क्या आता है, देखो ये 2
d ये इधर आ जाएगा और ये इधर चला जाएगा, तो हमारे पास क्या आ गया, d माइनस एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 2x का स्क्वायर। इज दैट क्लियर? यहां तक बच्चों समझ में आ गया। अब हम क्या करते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर रूट कर लेते हैं, दोनों तरफ क्या ले लेते हैं, स्क्वायर रूट ले लेते हैं। तो स्क्वायर रूट की हेल्प से हम क्या डाटा निकालेंगे हम लोग, स्क्वायर रूट की हेल्प से। तो देखो दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लिया जाए तो उस केस के अंदर क्या आ गया हमारे पास डाटा, देखो ये डाटा आ गया। अब देखो d माइनस एक्स इसका स्क्वायर था और 2x का स्क्वायर था, इसका स्क्वायर रूट किया, इसका स्क्वायर रूट किया, दोनों का स्क्वायर रूट कर दिया। दोनों के स्क्वायर रूट से देखो क्या हुआ, स्क्वायर रूट की वैल्यू कितनी होती है 1/2। तो देखो यहाँ क्या बच गया, अगर इसको हम लोग सिंपलीफाई करें तो इस साइड स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, d माइनस एक्स, और राइट हैंड साइड क्या बचा, अंडर द रूट 2x। अब देखो हमने तो किसकी वैल्यू निकाली है, d की वैल्यू निकाली है। तो d कितना आप लोगों के पास है, अगर हम लोग d की वैल्यू निकाले तो डिस्टेंस जो आएगी वो कितनी आएगी, देखो x दोनों वेरिएबल एक तरफ कर लेते हैं हम लोग, x और x को दोनों पे एक तरफ करने पर हमारे पास क्या फॉर्मूला आ जाता है, d इज इक्वल टू रूट 2x माइनस एक्स। क्योंकि ये जो x था यहां से हम दूसरी तरफ ले जाएंगे तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। अगर हम सिंपलीफाई करते हैं बेटा, सिंपलीफाई करने पर हमारे पास जो डाटा आता है वो क्या आता है, देखो अगर हम इसको सिंपलीफाई करते हैं, सिंपलीफाई करने पर यहां क्या बच गया, d। अब क्या हुआ, x अगर कॉमन ले लिया, रूट 2 माइनस 1 इंटू एक्स। रूट 2 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, आपको पता ही होगा, रूट 2 की वैल्यू कितनी होती है 1.414, आप लोगों ने पढ़ी है। तो क्यों ना इस रूट 2 की वैल्यू रख दी जाए, तो हमारे पास d कितना आ गया, d आ गया 1.414 माइनस 1 और इंटू एक्स। इसको सिंपलीफाई करते हैं तो सिंपलीफाई करने पर जो d की वैल्यू आ जाती है, d कितना आ जाता है 0.1414 x। तो ये हमारे पास वो डिस्टेंस आ गई जितनी दोनों के बीच की। और हमसे क्या पूछा हुआ था, वेयर शुड बी द स्मॉल पार्टिकल बी प्लेस्ड, d निकाल लिया हम लोगों ने, पूरा डिस्टेंस आ गया, इतने x के इक्वल आ गई। तो x की वैल्यू भी निकाल सकते हैं और d की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, दोनों में से हम लोग इसको सिंपलीफाई कर सकते हैं। तो ये हमारा बेटा फर्स्ट न्यूमेरिकल था। एक बार फिर से मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, बड़ा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, एक और इसी टाइप का न्यूमेरिकल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पेपर के अंदर ये तीसरी टाइप है, इस ग्रेविटेशनल फोर्स के अंदर क्या है वो देखो। इस टाइप को आप लोग दोबारा से एक बार मैं पढ़ के बताता हूँ क्या दिया हुआ है। यहाँ देखो क्या दिया हुआ है, दो पार्टिकल्स दिए हुए थे, इनके बीच में एक तीसरा पार्टिकल रखा है जिसने इन दोनों पार्टिकल्स के ऊपर फोर्स को क्या बना दिया है, जीरो बना दिया है। अभी मैंने m और m डैश लिए, पेपर में आपको m की वैल्यू भी कुछ दे सकते हैं, m2 की वैल्यू, जैसे अगले न्यूमेरिकल में m1 m2 की वैल्यू देके और d की वैल्यू देके। ये एक सफिशिएंट डाटा है जो आपको बताया गया है। तो हमने दोनों के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स जीरो बना दिया, दोनों पे जीरो बनाए तो मींस उनके बीच में है। अगर एक पे जीरो बनाए तो उससे उस साइड में है जिस पे जीरो बन रहा है, ये नहीं कि उस केस में अगले न्यूमेरिकल में एक पार्टिकल्स पे, वो भी अभी डिस्कस करेंगे। तो हमने फोर्स निकाल लिया, a के ऊपर कितना लगा और b के ऊपर उस पार्टिकल का फोर्स कितना लगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ग्रेविटेशनल फोर्स जीरो बन रहा है, तो उस केस के अंदर F1 और F2 की वैल्यू कितनी आ गई, जीरो आ गई। और उस डाटा को सिंपलीफाई करके हमने d और x की वैल्यू यहां से कैलकुलेट कर ली जो आपके सामने गिवन दी हुई है। अब हम थर्ड न्यूमेरिकल को, सेकंड न्यूमेरिकल को स्टडी करते हैं। वो आसान सा न्यूमेरिकल है। सेकंड न्यूमेरिकल क्या है, देखो इसको एक बार स्टेटमेंट पढ़ते हैं। क्या स्टेटमेंट है सेकंड न्यूमेरिकल की, देखो बच्चों क्या स्टेटमेंट दी हुई है सेकंड न्यूमेरिकल की, आप खुद पढ़ें एक बार। क्या दिया हुआ है, ए बॉडी ऑफ मास 1 kg, एक कोई बॉडी है जिसका मास कितना दिया हुआ है 1 kg दिया हुआ है, ठीक है। बी प्लेस एट ए डिस्टेंस ऑफ, कितनी डिस्टेंस पे रखी हुई है आप लोगों के पास, 2 मीटर फ्रॉम ए अनदर बॉडी ऑफ मास 10 किलोग्राम। तो देखो मैं पहले सबसे पहले इस क्वेश्चन का डायग्राम बनाता हूं। ये एक बॉडी ले ली मैंने, ठीक है, थोड़ा सा मैं साइड में डायग्राम बना देता हूं ऊपर। ये एक बॉडी मैंने ये ले ली और एक बेटा अनदर बॉडी ये ले ली। इस बॉडी का मास है 1 किलोग्राम, ठीक है। 2 मीटर दूर रखी हुई है किससे, दूसरी बॉडी से, 10 किलोग्राम वाली बॉडी से। इन दोनों के बीच की, ये इसका सेंटर हो गया, ये इसका सेंटर हो गया। इन दोनों के बीच की अगर डिस्टेंस की बात की जाए, दोनों के सेंटर के बीच की डिस्टेंस बात की जाए, तो दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो 2 मीटर है। इज दैट क्लियर? 10 किलोग्राम एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द बॉडी ऑफ 1 किलोग्राम,
कोई 1 किलोग्राम वाली बॉडी से कोई दूसरी बॉडी और रखी गई है, अनोदर बॉडी ऑफ मास 5 किलोग्राम, अनोदर बॉडी है जो दूसरी बॉडी है उसका मास कितना है 5 किलोग्राम है, वो रखी जाए आप लोगों के पास, कितनी दूर रखी जाए कि उसका ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो 0 बन जाए। Another body of mass 5 kg be placed so that net force of gravitation acting on the mass 1 किलोग्राम वाली पे 0 हो रही है। उसमें क्या हो रहा था, दोनों बॉडीज पे 0 हो रहा था, या 1 किलोग्राम वाली बॉडी पे 0 हो रहा है। इसका मतलब ये जो थर्ड बॉडी है, कोई तीसरी बॉडी है, वो यहाँ इस पोजीशन पे रखी हुई है, जिस बॉडी का, थर्ड बॉडी का। ये बॉडी मान ली हम लोगों ने, क्या, एक ए बॉडी मान ली, ये बी बॉडी मान ली, और ये तीसरी बॉडी इसको सी मान लिया, जिसका मास कितना है, यहाँ बेटा 5 kg है, और इसने कितनी डिस्टेंस पे रखी हुई है। तो देखो ये डिस्टेंस, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस यहाँ से और यहाँ तक की डिस्टेंस में क्या मान लेता हूँ, x मान लेता हूँ। क्या मान लेता हूँ, x अज्यूम कर लेता हूँ। तो इस 5 किलोग्राम वाली बॉडी में इस a के ऊपर, तो इसका मतलब इस पे ये फोर्स, लगने वाला फोर्स और ये लगने वाला फोर्स दोनों इक्वल होंगे। इस फोर्स को मैं F1 मान लूं, इस फोर्स को मैं क्या मान लूं, F2 मान लूं। तो दोनों पे लगने वाला इस बॉडी के कारण फोर्स जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स कितना हो गया, 0 हो गया। तो हम लोग क्या निकालते हैं, ABC के अकॉर्डिंग हम पार्टिकल्स पे मास निकालते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स निकालते हैं। तो कैसे सोल्व करते हैं, देखो क्या लिखेंगे, मास ऑफ बॉडी A मान लेते हैं, मास ऑफ बॉडी ए का मास m1 मान लिया, कितना है जी, 1 kg। मास ऑफ बॉडी बी, मास ऑफ बॉडी बी कितना मान लेते हैं, m2 मान लेते हैं, 10 kg। इज दैट क्लियर, क्योंकि ए का मास दिया हुआ है, बी का मास दिया हुआ है, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, जिसको r से रिप्रेजेंट कर देते हैं, कितनी गिवन है, ए और बी के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 2 मीटर, ठीक है जी, मान लिया। अब तीसरी बॉडी का भी मास मान लेते हैं, मास ऑफ अनदर बॉडी, मास ऑफ अनदर बॉडी, जिसको m3 मान लेते हैं। तीसरी बॉडी सी का मास जो है, तीसरी बॉडी जो है सी, उसका मास कितना मान लेते हैं, m3 मान लेते हैं। वो m3 कितना मान लिया, 5 kg। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बॉडी सी जो है वो कितनी डिस्टेंस पे रखी हुई है, हम लोग मान लेते हैं, लेट द डिस्टेंस ऑफ बॉडी सी फ्रॉम द ए, लेट द डिस्टेंस ऑफ बॉडी सी फ्रॉम ए, फ्रॉम बॉडी ए, कितनी डिस्टेंस मान लेते हैं, ये डिस्टेंस देखो हमने क्या मानी है, x, जैसा कि फिगर के अंदर दिखाया हुआ है x मानी हुई है, शोन इन द फिगर। दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी मानी है, f। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नेट फोर्स जो है a पे लगने वाला जो फोर्स है वो 0 हो जाए, a पे लगने वाला जो फोर्स है तो वो 0 हो जाए। और a पे लगने वाला फोर्स 0 तब हो सकता है जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ACTION, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसकी, B ऑन A इज इक्वल टू, किसके बराबर आ जाए, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ बॉडी C ऑन A, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ बॉडी C ऑन A। उस केस के अंदर यहां पे हम लोग क्या निकाल, और देखो B ऑन A, इस फोर्स को क्या माना है मैंने, F2 माना है, A ऑन B, इस फोर्स को क्या माना है मैंने, F1 माना है। इसका मतलब अगर F1 और F2 इक्वल आ जाए तो उस केस के अंदर दोनों पे लगने वाला ग्रेविटेशन, इस 1 किलोग्राम वाली बॉडी पे जो लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कितना आ जाएगा मेरे भाई, 0 आ जाएगा। अब हम लोग F1 और F2 निकालते हैं। देखो F1 के अकॉर्डिंग ये दो बॉडी, इनके बीच की डिस्टेंस, F2 के अकॉर्डिंग ये दो बॉडीज, इनके बीच की डिस्टेंस। तो ग्रेविटेशनल फोर्स का अगर यूज करें तो F1 क्या होता है, G m1 की जगह कितना है 5 kg, m2 की जगह कितना है 1 kg अपॉन
उनके बीच की डिस्टेंस। अगर आप लोग वैल्यू पुट नहीं करना चाहते, वैल्यू बाद में पुट कर देना, पहले मैं आपको एक चीज सिंपल सी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग बताता हूं। तो F1 G M3 M1 अपॉन x का स्क्वायर इज इक्वल टू G, दूसरी पहली बॉडी का मास M1 M2 अपॉन क्या, दोनों के बीच की डिस्टेंस 2। जो कॉमन है दोनों तरफ से M1 से M1 कॉमन है, कैंसिल हो गया, G से G कॉमन है, वो कैंसिल हो गया। अब जो डाटा बच गया, उस डाटा की वैल्यू, यहां क्या बच गया आप लोगों के पास, एक तरफ तो बच गया M3 अपॉन x का स्क्वायर, दूसरी तरफ बच गया M2 अपॉन किसका, 2 का। अब 2 का यहाँ पे स्क्वायर होगा बेटा, 2 का स्क्वायर कितना आएगा यहाँ पे, ये आ गया। अब देखो M1 और M2 की वैल्यू भी पुट कर दो। M3 की वैल्यू 5 अपॉन x स्क्वायर, M2 की वैल्यू कितनी है 10 अपॉन 4। जो बेटा सिंपलीफाई होता है उसको सिंपलीफाई कर दो, बाकी बचे हुए को कैंसिल आउट कर दो। तो देखो इसको सिंपलीफाई करते हैं हम लोग, कितना हो गया, अगर 10 से इसको मल्टीप्लाई करें तो 10x स्क्वायर इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाइड बाय 20 हो गया, 4 से मल्टीप्लाई करें 20 तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 20 बाई 10 कितने पे हो गया, तो हमारे पास x स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया 2। स्क्वायर रूट कर दो दोनों तरफ, अगले ही टर्म में अगर x स्क्वायर का भी स्क्वायर रूट कर दें और बेटा 2 का भी स्क्वायर रूट कर दें, तो हमारे पास जो x की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई √2। और x डिस्टेंस में निकाली हम लोगों ने, x की वैल्यू, x को हम लोग इससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इस तरीके से x रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई √2। और √2 की वैल्यू आपको पता ही है कितनी होती है, अगर हम लोग वैल्यू निकालें, √2 की वैल्यू निकालें तो 1.414 मीटर के सराउंडिंग में हमारे पास x की वैल्यू आ गई। तो कितनी डिस्टेंस पे रखा हुआ है वो तीसरे वाला पार्टिकल, 1.414 मीटर की डिस्टेंस पे रखा हुआ है, जिसने ग्रेविटेशनल फोर्स को कितना बना दिया है भाई, 0 बना दिया है। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। ये तीसरी टाइप के दो न्यूमेरिकल थे, दोनों में से किसी भी तरीके से न्यूमेरिकल बच्चों पूछे जा सकते हैं। A body of mass, again repeat करता हूँ, a body of mass 1 किलोग्राम be placed at a distance of 2 मीटर from the another body of mass 10 किलोग्राम। ये बॉडी A मान ली, ये बॉडी B मान ली, इसका मास 1 kg, इसका मास 10 kg और दोनों के बीच की डिस्टेंस 2 मीटर। अब कह रहा है at what distance from the body 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम वाली बॉडी से कोई तीसरी बॉडी कितनी डिस्टेंस पे रखी जाए कि वो A पे लगने वाले फोर्स को, नेट फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन एक्टिंग ऑन द बॉडी ऑफ मास 1 किलोग्राम 0। एक 1 किलोग्राम वाली बॉडी पे वो तीसरी बॉडी कितना फोर्स लगाए कि ग्रेविटेशनल फोर्स को 0 बना दे। अगर बेटा ये ज्यादा फोर्स लगाने लग जाती तो ये बॉडी इधर की तरफ मूव कर जाती, और ये ज्यादा फोर्स लगानी पड़ जाती तो ये बॉडी इधर की तरफ मूव कर जाती, तो उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स 0 नहीं रहता दोनों केसेस में। अब 0 का मतलब जितना ही ये बॉडी A के ऊपर फोर्स लगा रही, उतना ही तीसरी बॉडी भी इस पहले वाली बॉडी के ऊपर उतना ही फोर्स लगा रही है, तभी ग्रेविटेशनल फोर्स 0 आ रहा है। तो हमने क्या किया, दोनों के बीच का देखो ये सारा मास का डाटा लिख लिया, M1 M2 का ले लिया, दोनों के बीच की डिस्टेंस मान ली, अनदर बॉडी M3 मान ली, जिसका मास 5 kg मान लिया, वो कितनी डिस्टेंस पे मान ली A से, वो x मीटर डिस्टेंस पे मान ली। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ B ऑन A इज इक्वल टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन C ऑन A, दोनों को बराबर रख दिया, एक फोर्स को F1 मान लिया, एक फोर्स को F2 मान लिया। और F1 F2 की वैल्यू, ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला आप पढ़ ही चुके हैं, क्या फॉर्मूला है ग्रेविटेशनल फोर्स का, कॉमन फॉर्मूला होता है G M1 M2 अपॉन r का स्क्वायर, r उनके बीच की डिस्टेंस होती है। तो जो m1 पहला ऑब्जेक्ट था उसका मास, पहला ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे m3 है तो m3 रख दिया, दूसरा ऑब्जेक्ट क्या है m1 है उसका m1 रख दिया, दोनों के बीच की डिस्टेंस x स्क्वायर रख दी। फिर इन दोनों के बीच का ग्रेविटेशनल फोर्स निकाल लिया, g m1 की जगह कितना है, ये फर्स्ट वाला है, और दूसरा ऑब्जेक्ट क्या है m2 अपॉन उनके बीच की डिस्टेंस कितनी है 2 मीटर, तो 2 का स्क्वायर कर दिया, g से g कैंसिल कर दिया, दोनों में m1 कॉमन था, तो हमारे पास क्या डाटा बच गया, इधर m3 अपॉन x स्क्वायर बच गया, इधर m2 अपॉन क्या बच गया 2 का स्क्वायर। तो m3 की वैल्यू कितनी है 5 kg, मैंने 5 रख दिया अपॉन x स्क्वायर, m2 की वैल्यू कितनी है 10/4 रख दी, और इसको सिंपलीफाई करके हमने जो ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू निकाल दी वो x की वैल्यू कितनी आ गई 1 पॉइंट कितना आ गया 414 मीटर के आसपास डिस्टेंस आप लोगों के पास आ गई। अब हम अगले न्यूमेरिकल को पढ़ते हैं। अगला 4 टाइप का
चौथी टाइप है न्यूमेरिकल्स की, जिसके अंदर इस तरीके के क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं। तो मैं आपको आज शॉर्टकट सिखाऊंगा इसका, आप लोगों को सिंप्लीफाई करना सिखाऊंगा कि कैसे हम लोग शॉर्टकट फॉर्मूला निकाल सकते हैं। तो प्लीज देखते हैं हम तीसरे न्यूमेरिकल को। बहुत इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक के न्यूमेरिकल, ग्रेविटेशनल फोर्स की जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो तीसरा न्यूमेरिकल है ये केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन के ऊपर डिपेंड करता है कि केपलर्स का जो प्लैनेटरी मोशन है वो क्या बता रहा है, किसके बारे में हमें एक्सप्लेन कर रहा है। तो देखो हम लोग प्लैनेटरी मोशन को पढ़ते हैं, केपलर्स के लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन के अकॉर्डिंग क्या दिया हुआ है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो पढ़ते हैं। टू सैटेलाइट ऑफ ए प्लेनेट हैविंग पीरियड, पीरियड का मतलब टाइम पीरियड है डेज में, दोनों का टाइम पीरियड, मान लो दो प्लेनेट्स के लिए डाटा बना लेता हूं। ये एक प्लेनेट का टाइम पीरियड मान लिया T1, कितने दिन दे रखा है 32 डेज, ठीक है। दूसरे प्लेनेट का डाटा दे रखा है टाइम पीरियड, उसका कितना दे रखा है 256 डेज। प्लेनेट्स रिवॉल्व कर रहे हैं सर्कुलर ऑर्बिट में, सर्कुलर ऑर्बिट की फर्स्ट वाले की और रेडियस ऑफ द ऑर्बिट ऑफ द फॉर्मर, फॉर्मर का होता है मतलब फर्स्ट, पहले वाले की रेडियस r1 रेडियस की वैल्यू पहले वाले की, टाइम पीरियड को T1 से माना है अगर आप लोगों के पास, और रेडियस कितनी दे रखी है r दे रखी है, और कह रहा है दूसरे वाले प्लेनेट की रेडियस निकालो। तो बेटा इसको सोल्व करने का क्या तरीका है, बहुत आसान सा तरीका है। अगर आप लोगों को सीखना है, एक शॉर्टकट फॉर्मूला है। क्या शॉर्टकट फॉर्मूला है मैं आपको बता देता हूं। देखो T1 अपॉन T2 का स्क्वायर इज इक्वल टू R1 अपॉन R2 का क्यूब। ये एक शॉर्टकट फॉर्मूला बनाया हुआ है बच्चों मैंने, जिसको यूज करके हम केपलर्स की जो लास्ट टाइप है, अब ये कहां से आया है सीखो पहले इसको, कि ये फॉर्मूला जो बनाया गया है कि T1 अपॉन T2 का स्क्वायर इज इक्वल टू R1 अपॉन R2 का क्यूब, ये कहां से आया है। देखो अगर हम फर्स्ट सैटेलाइट के लिए यूज करें तो हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा है, फोर कि दो केस बना लेते हैं हम लोग अकॉर्डिंग टू केपलर्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, अकॉर्डिंग टू दो केस बनाएंगे, अकॉर्डिंग टू केपलर्स थर्ड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। थर्ड लॉ क्या कहता है, स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस। ये फॉर्मूला हमने पढ़ा है, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट के लिए निकालते हैं, पहले का टाइम पीरियड कितना है T1। क्या सुनो इस फॉर्मूले को क्या इस तरीके से लिखा जा सकता है, टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब इज इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है, कांस्टेंट। क्योंकि इस डायरेक्टली को हटाएंगे कांस्टेंट के सिंबल में चेंज करेंगे तो हमारे पास टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब किसके इक्वल आ जाता है, कांस्टेंट। अब पहले वाले के लिए डाटा बनाए तो पहले का टाइम पीरियड कितना है T1 का स्क्वायर, पहले की रेडियस कितनी है R1, तो R1 का क्यूब इज इक्वल टू क्या हो गया, कांस्टेंट के इक्वल आ गया। इस इक्वेशन को हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया, इक्वेशन नंबर 1। ऐसे दूसरे प्लेनेट के लिए डाटा बनाते हैं, दूसरे प्लेनेट के लिए डाटा बनाते हैं तो क्या आता है T2 टाइम पीरियड उसका स्क्वायर अपॉन दूसरे की रेडियस कितनी है R2 उसका क्यूब, और ये किसके इक्वल आ गया, कांस्टेंट के इक्वल आ गया। अब हमने दो इक्वेशन बना ली, एक तो फर्स्ट सैटेलाइट के लिए बना ली और एक सेकंड सैटेलाइट के लिए बना ली। किसको यूज करके, इस केपलर लॉ के इस फॉर्मूले को यूज करके थर्ड लॉ। अब देखो दोनों में इक्वेशन फर्स्ट में देखा जाए और सेकंड में देखा जाए दोनों की राइट हैंड साइड इक्वल है। अगर दो इक्वेशंस की एक साइड इक्वल हो तो दूसरी साइड ऑटोमेटिकली क्या हो जाती है, इक्वल हो जाती है। तो हम क्या करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, दोनों को बराबर रखो, T1 का स्क्वायर अपॉन R1 का क्यूब इज इक्वल टू T2 का स्क्वायर अपॉन R2 का क्यूब, R2 का क्यूब। तो दोनों को सिंप्लीफाई करते हैं। अब हम लोग कैसे सिंप्लीफाई करेंगे इसको देखो, जो T1 है वो दोनों एक तरफ कर दो, T2 है वो एक तरफ कर दो। तो देखो मैं T2 को तो इधर ले जाता हूं और R1 को है मैं ऊपर ले जाता हूं, तो मैं क्या फॉर्मूला बना लूंगा, तो T1 का स्क्वायर अपॉन ये T2 नीचे जाएगा तो क्या बन जाएगा, T2 का स्क्वायर इज इक्वल टू ये R1 ऊपर जाएगा तो R1 का क्यूब अपॉन R2 का क्यूब। अब देखो दोनों का स्क्वायर है तो क्या इस फॉर्मूले को इस तरीके से ट्रांसलेट किया जा सकता है, T1
अपॉन T2 और सारे का क्यूब स्क्वायर, सारे का स्क्वायर। इसी तरीके से R1 अपॉन R2 दोनों का क्यूब है, तो इसको R1 अपॉन R2 का क्या लिख सकते हैं हम लोग, क्यूब लिख सकते हैं। तो बच्चों आ गया फॉर्मूला जो मैं आपको बताना चाह रहा था कि ये फॉर्मूला डायरेक्ट कैसे यूज करते हैं। इसी को यूज करके केप्लर्स के थर्ड लॉ को, अगर दो प्लैनेट्स के रिगार्डिंग आपको इंफॉर्मेशन दी हुई हो तो हम उनका दो ही चीजें मिलेंगी, या तो टाइम पीरियड मिलेगा या रेडियस मिलेगी उनकी, जो आप लोगों के पास ऑर्बिटल रेडियस जो है वो मिलेगी, उसके अलावा कोई तीसरा डाटा नहीं मिलेगा। क्योंकि इसमें देखो अब हम इन वैल्यूज को पुट कर देते हैं इस इक्वेशन के अंदर, T1 की वैल्यू। अब कहोगे सर डेज के अंदर है, टाइम पीरियड सेकंड में होता है। जब दोनों वेरिएबल सेम हो, ये भी डे में हो और ये भी डे में हो, तो बेटा ऐसे केस में चेंज करने की जरूरत नहीं, क्योंकि रेशियो आएगा, ये भी डे और ये भी डे से डे खत्म, कैंसिल हो गया। तो उस केस के अंदर हम वैल्यू निकाल सकते हैं। तो T1 की वैल्यू कितनी है 32 अपॉन T2 की वैल्यू कितनी है 256 डेज, तो 256 डेज रख देते हैं हम लोग, कितना 256 और इसका पूरे का स्क्वायर अपॉन इज इक्वल टू R1 की वैल्यू कितनी है R अपॉन R2 और इसका बेटा क्यूब कर देते हैं, क्योंकि हमने R2 की वैल्यू तो क्या करनी है, निकालनी है। समझ में आई बात यहां तक? बताओ बच्चों किसी को कोई डाउट हो तो यहां तक सबको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा डाटा निकालते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करने का बहुत आसान सा तरीका है। देखो अगर हम लोग इसको सिंप्लीफाई करें तो ये कितने पे 32 को अगर हम लोग देखें 8 से मल्टीप्लाई, ये 1 और ये 8 पे कैंसिल हो गया, तो हमारे पास 1 अपॉन 8 का स्क्वायर इज इक्वल टू R का क्यूब खोल दे और R2 का भी क्यूब खोल दे, दोनों के क्यूब को कर दे। तो देखो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 1 अपॉन 8 का स्क्वायर करें तो कितना आ गया 64 आ गया। कितना आ गया भाई, स्क्वायर खोलेंगे 8 का स्क्वायर कितना हो गया 64, ऊपर वाले का भी स्क्वायर नीचे वाले का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 8 का स्क्वायर कितना हो गया 64 हो गया। तो उस केस के अंदर अगर डाटा निकाले R3 नहीं है, R क्यूब है, R का क्यूब अपॉन R2 की वैल्यू हमने निकालनी है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो इसका भी और इसका भी, तो कितना आ गया अगर हम लोग डाटा निकाले तो R2 का क्यूब इज इक्वल टू 64 R क्यूब। दोनों तरफ क्या करें, क्यूब रूट कर दें, तो यहां पे R2 का क्यूब इज इक्वल टू 64 R क्यूब। अगर बेटा इन दोनों का क्यूब रूट करें, इसका भी क्यूब रूट कर दे, इसका भी क्यूब रूट कर दे, तो इसका क्यूब से क्यूब रूट कैंसिल हो गया, तो ये कितना बच गया R2। अच्छा 64 का क्यूब करें तो 64 का क्यूब रूट करें तो कितना आएगा 4 आएगा, और R क्यूब का इस क्यूब से कैंसिल हो जाएगा 4R। तो पहले नई जो रेडियस हो जाएगी वो फॉर्मर की कितने टाइम्स चली जाएगी, 4 टाइम्स चली जाएगी। ये हमारे पास हमारा न्यूमेरिकल था, बहुत आसान है। अगर जिसमें ये चीज कंसेप्ट समझ ली तो बाद में तो सिर्फ वैल्यू पुट करनी है। तो क्या दिया हुआ था, दो प्लैनेट्स का टाइम पीरियड दिया हुआ था, एक प्लैनेट की रेडियस दी हुई थी, दूसरे की रेडियस दी थी। तो मैंने बोला कि ये फॉर्मूला यूज किया जाता है T1 का स्क्वायर अपॉन T2 का स्क्वायर इज इक्वल टू R1 अपॉन R2 का क्यूब। ये केप्लर्स के थर्ड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन से बनाया गया है। क्या कहता है केप्लर्स का थर्ड लॉ, क्या स्टेटमेंट थी, स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस। स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड t था, क्यूब ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस क्या r थी उसकी रेडियस। तो मैंने एक फॉर्मूला बना लिया, इस r क्यूब को इधर लाया और इस डायरेक्टली को हटा के इक्वल और किस में चेंज कर दिया, कांस्टेंट में। अब फर्स्ट ऑर्बिट के लिए इसकी जगह t की जगह t1 रख दिया, r की जगह r1 रख दिया, कांस्टेंट इक्वल। दूसरे के अंदर t2 के अंदर रख दिया। इक्वेशन फर्स्ट और ये इक्वेशन नंबर सेकंड बन गई। इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम लोग कंपेयर करें तो इनकी साइड एक इक्वल है, एक साइड इक्वल है तो दूसरी साइड भी दोनों के इक्वल आ गई, तो दोनों को इक्वल करके हमने रख दिया और इस फार्मूले के अंदर देखो रख दिया। तो अब T1 T को एक तरफ कर लो, R को एक तरफ कर लो। ये T2 ऊपर था मल्टीप्लाइड में, नीचे आएगा डिवाइड में हो गया। ये R1 इधर डिवाइड में था, दूसरी तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाइड में हो गया। अब A का भी स्क्वायर और अपॉन B का भी स्क्वायर, तो A अपॉन B पूरे का स्क्वायर कर दिया,
ये a का क्यूब अपॉन b का क्यूब, तो दोनों के अपॉन में मैंने पूरा क्यूब कर दिया। अब वैल्यू पुट कर दी, t1 की वैल्यू 32 थी, t2 की वैल्यू 256 थी, r1 की वैल्यू कितनी थी r, और r2 की वैल्यू हमने कैलकुलेट करनी है, तो r2 को r2 की फॉर्म में रहने दिया। अब इसको कैंसिल किया तो 32 8 जा 256 होते हैं, 1/8 से कैंसिल हो गया, 1/8 का स्क्वायर अपॉन इसका क्यूब हटा दिया हम लोगों ने, तो r क्यूब आ गया ऊपर और नीचे r2 का क्यूब आ गया। क्या हो गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया, r2 इधर ले आए और 8 को उधर ले गए, तो आप लोगों के पास 8 का स्क्वायर करें तो 1/64 हो गया। मल्टीप्लिकेशन करके सोल्व करके हमने r2 की वैल्यू निकाल दी है। तो थैंक यू सो मच, बड़े अच्छे से न्यूमेरिकल है, जितना आप लोग प्रैक्टिस करोगे उतने ही न्यूमेरिकल समझ में आएंगे।